देखो संगीत किसे कहते हैं? ऐसे तो हम गायकी को ही संगीत मानते हैं, पर ऐसा नहीं है। गाना बजाना और नृत्य तीनों के सम्मिलित रूप को हम संगीत कहते हैं। ठीक है, मतलब द कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगिंग, डांसिंग एंड इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड म्यूजिक। ठीक है, आप लोग ऐसा इमेजिन करिए कि अगर कोई डांस कर रहा है और विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बज रहा है, कोई साउंड नहीं चल रहा है, पॉसिबल है ऐसा? वो अच्छा ही नहीं लगेगा बिल्कुल। ठीक है, तो ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ठीक है, म्यूजिक सॉरी सिंगिंग, डांसिंग एंड इंस्ट्रूमेंट तीनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और इसी को हम संगीत कहते हैं। ठीक है, तीनों के सम्मिलित रूप को हम संगीत कहते हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे कला हैं जगत में, जैसे संगीत, मूर्ति कला, 64 कलाएं हैं। ठीक है, 64 आर्ट्स हैं। ठीक है, इन सभी कला में सबसे जो ऊपर माना गया है वो म्यूजिक को माना गया है। ठीक है, जैसे संगीत वह कला है जिसमें स्वर और लय के द्वारा हम अपने भाव को प्रकट करते हैं। जैसे मान लो हम अगर भगवान जी से कुछ मांग रहे हैं या फिर वहां पे भी भजन का यूज करते हैं ना, मॉर्निंग प्रेयर करते हैं हम लोग, तो वो भी क्या है, अपनी फीलिंग्स को भगवान के पास पहुंचाना होता है ना। जैसे अगर मान लो हम कोई गाना गा रहे हैं जिसमें हम कह रहे हैं भगवान से कि हे प्रभु हमारी विनती सुनिए। ठीक है, तो हम गाने के थ्रू उसको कहते हैं तो वो और ज्यादा कनेक्टेड होता है। ठीक है, जैसे वो गाना है ना, विनती सुनिए नाथ हमारी, इसमें हम क्या कह रहे हैं, भगवान से हम कह रहे हैं कि हमारी विनती सुनिए। तो ये एक और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा जब हम गाने के थ्रू किसी चीज को कहेंगे। ठीक है, अपनी इमोशंस को दिखाने के लिए हम म्यूजिक का यूज करते हैं। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले ब्रह्मा जी ने सरस्वती को इसकी कला दी। ठीक है, और सरस्वती देवी ने नारद जी को, नारद मुनि का नाम सुना है ना, सरस्वती जी ने नारद मुनि को दी और नारद ने, इसके बाद नारद ने भरत को, ठीक है, और फिर भरत ने नाट्य शास्त्र द्वारा, नाट्य शास्त्र एक ग्रंथ है संगीत का, ठीक है, उसके द्वारा जो है पूरे जन साधारण में पहुंचाया गया। इज इट क्लियर? यस मैम। आगे देखिए, संगीत की पद्धतियां हमारी इंडिया में 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, म्यूजिक को एक है उत्तरी अथवा हिंदुस्तानी संगीत पद्धति, ठीक है, और दूसरा है दक्षिणी अथवा कर्नाटकी संगीत पद्धति। ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। समझते हैं कौन से हैं। जो उत्तरी है हमारा, ठीक है, उत्तरी अथवा हिंदुस्तानी संगीत पद्धति वो हमारे उत्तर भारत में चलता है। ठीक है, जो हम लोग गाते हैं, उत्तर प्रदेश के जो लोग गाते हैं वो उत्तरी ही होता है। ठीक है, देखो भारतवर्ष के अधिकांश भाग में इस पद्धति का अधिक चलन है। यह पद्धति बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, जम्मू कश्मीर तथा महाराष्ट्र प्रांतों में प्रचलित है। ठीक है, इतने जो भी स्टेट्स में दिए गए हैं वो सभी उत्तर भारतीय में आते हैं। ठीक, और फिर दूसरा आता है दक्षिण भारतीय या फिर कर्नाटकी संगीत पद्धति। इसमें क्या होता है, जो कर्नाटक के, जो दक्षिण के स्टेट्स हैं वो आते हैं, जैसे कि तमिलनाडु, मैसूर, आंध्र प्रदेश, ये अधिकतर ये गाई बजाई जाती है। ठीक है, तो भारतवर्ष में प्रचलित दोनों संगीत पद्धतियां एक दूसरे से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, यानी दोनों बिल्कुल अलग अलग, बिल्कुल नहीं कह सकते, भिन्न होते हुए भी इसमें काफी समानताएं हैं। अलग अलग तो हैं लेकिन काफी सारी चीजें क्या है, एक जैसे है। ठीक है, जैसे दोनों पद्धतियों में एक सप्तक में 22 श्रुतियां और 12 स्वर। इज इट क्लियर? हम 12 स्वर गाते हैं, वो भी 12 स्वर गाते हैं। ठीक है, दोनों पद्धतियां थर्ड राग सिद्धांत को मानती है, किंतु दोनों पद्धतियों के स्वर के नाम, रागों के नाम, थाटों की संख्या, ताल और गायन प्रणाली में बहुत ही अंतर है। ठीक, सबसे पहले देखो क्या दिया है, 22 श्रुतियां और 12 स्वर दोनों में है, लेकिन जो स्वरों के नाम हम गाते हैं सा रे ग म प ध नि सा, उनका कुछ अलग है। ठीक है, फिर और क्या क्या अलग है, रागों के नाम, जैसे हम लोगों में राग यमन है, राग कल्याण है, उसमें कुछ और है। ठीक है, कर्नाटक पद्धति में कुछ और है उसके नाम। फिर थाटों की संख्या, ताले भी अलग है, हमारी ताले और उनकी ताले बिल्कुल डिफरेंस है। ठीक है, देखो संगीत के रूप 2 रूप हैं। ठीक है, पहला है क्रियात्मक संगीत और दूसरा है संगीत शास्त्र। देखो क्रियात्मक संगीत क्या होता है, संगीत के रूप में रंग, गीत के प्रकार, आलाप, तान, गायकी, ध्वनि का उतार चढ़ाव, गायन, वादन तथा नृत्य के प्रकार इत्यादि आते हैं। ठीक है, अब इसी से समझो क्रियात्मक यानी प्रैक्टिकल और थियरी में हम क्या, हम कॉपी पे लिखते हैं, उसको लर्न करते हैं। ठीक है, थियोरेटिकल नॉलेज, और प्रैक्टिकल नॉलेज जो हम गाते हैं। ठीक है,
गायन तथा वादन शैलियों का क्षेत्र बड़ा होने के कारण क्रियात्मक पक्ष बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, म्यूजिक है ही, हम थियरी तो बस पढ़ेंगे, उसको क्या है उसको समझेंगे, लेकिन उसको अच्छे से समझने के लिए, उसको अच्छे से ऑब्जर्व करने के लिए हम प्रैक्टिकल नॉलेज देखते हैं। ठीक है, संगीत शास्त्री। शास्त्रीय संगीत का यह रूप लिखित होता है तथा नियमों से बंधा होता है। इसके अंतर्गत सभी पारिभाषिक शब्द तथा शास्त्र संबंधी तथ्य आते हैं। जैसे मैंने बताया, ये क्या है, संगीत शास्त्र यानी थियोरेटिकल नॉलेज जो हमारा होता है उसको हम बोलते हैं। ठीक, देखो इसमें क्या है, जैसे क्रियात्मक संगीत शास्त्र, जैसे रागों का परिचय, स्वर लिपि, तान, आलाप, रागों की तुलना आदि। ठीक है, मान लो दो रागों की तुलना हमें करनी है, तो अगर हम थियोरेटिकल करेंगे तो अलग अलग लिखेंगे उसको रफ में या फिर कॉपी में कि ये इस राग में है और इस राग में ये समानता है, ये भिन्नता है। लेकिन अगर हम बस प्रैक्टिकल करेंगे तो हम कैसे पता कर पाएंगे? एक बार पहले उसको वो गाएंगे फिर वो गाएंगे, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा ना, इसीलिए हम थियोरेटिकल नॉलेज करते हैं। शास्त्र पक्ष में संगीत के पारिभाषिक शब्द, संगीत का इतिहास एवं संगीतज्ञों का परिचय संबंधी अध्ययन आता है। ठीक है, देखो संगीत के प्रकार, दो प्रकार है, 2 टाइप्स, शास्त्रीय संगीत और भाव संगीत। शास्त्रीय संगीत देखो क्या कहता है, जिन संगीत को निर्धारित नियमों के अनुसार गाया या बजाया जाता है उसे शास्त्रीय संगीत कहते हैं। शास्त्रीय संगीत के इस प्रकार को राग, स्वर, ताल, लय आदि के नियमों का पालन करते हुए प्रस्तुत किया जाता है। इसके अंदर ख्याल, गायन, ध्रुपद, ध्रुपद है, ठीक है, धमाल इत्यादि आते हैं। जैसे जो क्लासिकल हमारा म्यूजिक होता है वो हमारा बेस होता है, हमारे म्यूजिक का जो है बेस होता है। ऐसा कहते हैं कि जब घर बनता है तो पहले नींव बनता है ना, घर का नींव बनता है, फिर उस पे घर खड़ा होता है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम म्यूजिक में देखें तो क्लासिकल जो हमारा म्यूजिक है वो हमारे म्यूजिक का बेस है। ठीक, सेकेंड आता है आपका भाव संगीत। संगीत के इस प्रकार में शास्त्रीय संगीत के कोई बंधन नहीं होते। इस संगीत का मुख्य उद्देश्य लोगों का मनोरंजन करना होता है। ठीक है, जैसे हमारा लाइट म्यूजिक है ना, मूवीज के गाने जो है, इस प्रकार के संगीत में शब्द और भाव की प्रधानता होती है। भाव प्रधान होने के कारण ही इसे भाव संगीत कहते हैं, मतलब इसमें इमोशंस हो, फीलिंग्स हो। ठीक है, ऐसे संगीत को हम कहते हैं भाव संगीत। इसके अंतर्गत भजन गीत, लोकगीत, चित्रपट गीत, संगीत, विशेष उत्सवों पर गाने जाने वाले गीत आदि आते हैं। ठीक, लोकगीत इसी में आएगा। ठीक है, वो है ना यहाँ पे लोकगीत, चित्रपट संगीत, विशेष उत्सवों पर, भजन गीत, ये सब क्या है, भाव को, हमारी फीलिंग्स को दिखाने के लिए होते हैं ना, इसलिए। देखो संगीत के पक्ष, 2 पक्ष होते हैं संगीत के। ठीक है, एक होता है भाव पक्ष, एक होता है कला पक्ष। देखो भाव पक्ष क्या होता है, स्वर और लय के द्वारा हृदय की भावनाओं को प्रकट करना ही संगीत का मुख्य उद्देश्य होता है। जब कोई कलाकार सूक्ष्म भाव को स्पष्ट करता हुआ अपनी रचना को दूसरों की भावनाओं को प्रभावित करना है तो उसका भाव पक्ष उतना ही प्रबल माना जाता है। ठीक है, और इसके बाद है कला पक्ष। जब कलाकार अपनी कृति को स्वरों के चमत्कारिक रूप से विभिन्न लयकारियों अथवा अलंकारों से सजाकर प्रकट करता है तो उस संगीत कला पक्ष से परिपूर्ण कहलाता है। इस प्रचार का संगीत प्रस्तुत करने वाला कलाकार संगीत ज्ञान कुशल होना चाहिए। आप लोग कंसर्ट देखोगे क्लासिकल सिंगिंग का, इसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसमें काफी सारे नियम होते हैं, आलाप गाना, आरोह अवरोह पकड़ गाना, बिल्कुल नियम से चलना। और इसके पहले जो था वो भाव संगीत, वो फीलिंग्स को लेके था। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, कलाकार संगीत ज्ञान कुशल होना चाहिए ताकि चमत्कारिक और अलंकृत गायन के साथ कलाकार के मनोभाव एवं गीत के भाव श्रोताओं तक अवश्य पहुंचे। ठीक है, नियमों के साथ साथ इसमें ये भी होता है कि हमारी जो फीलिंग्स है, हम जो बताना चाहते हैं ऑडियंस को, वो ऑडियंस तक पहुंचे। ठीक है,